मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा प्यारा हीरो जॉर्ज रेबेका नाम की एक लेडी को एक लेटर लिख रहा होता है, जिसमें वो लिखता है कि वो डेनब्रुक नाम के एक प्यारे से शहर में रहता है। उसके पास बहुत सारी भेड़ें हैं और ये भेड़ें ही उसकी दुनिया है। यहाँ तक कि उसने हर भेड़ का एक नाम भी दे रखा है, जैसे दो जुड़वा भेड़ें तोड़-फोड़, जिन्हें हमेशा मन में तोड़ने फोड़ने और अपनी सींग को किसी जगह से लड़ाने की इच्छा रहती है। बूढ़ा बादशाह, जो सबसे उम्र में ज्यादा है और वो दिन भर यहाँ वहाँ घूमकर शाम को बाड़े तक आ ही जाता है। खुद को बेहद खूबसूरत और शर्मीली समझने वाली सफेदी की चमकार, खुद को डिटेक्टिव समझने वाली चतुर चाची, थोड़ा थोड़ा डरे डरे से रहने वाले मक्खन चाचा और अंत में सबसे छोटा छोटा चेतन। बस इन्हें प्यार करना, इनकी देखभाल करना, ये जॉर्ज का सबसे पसंदीदा काम है। अक्सर वो उन्हें नॉवेल पढ़कर कहानियां भी सुनाया करता है। ज़्यादातर कहानियां मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। जॉर्ज को ऐसा लगता है कि शायद भेड़ें उसकी ये कहानियां नहीं समझ पाती होंगी, पर भेड़ें सब कुछ समझती थी। यहाँ तक कि वो डिस्कस भी करती थी कि आखिर अंत में खून किसने किया होगा। एक बार जॉर्ज आधी कहानी छोड़ करके अगले दिन सुनाने की बात करता है तो सभी भेड़ें नाराज हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि आखिर खून किसने किया होगा। अगले दिन जब कहानी पूरी होती है तो सभी भेड़ें खुश हो जाती हैं, जैसे उन्हें पहले से पता था कि इसका एंडिंग क्या होने वाला है। इसके बाद जॉर्ज लेटर में आगे लिखते हुए टाउन में रहने वाले कुछ लोगों के बारे में बताता है, जैसे कि कैलब। वो खुद भी एक चरवाहा है, पर उसकी ज्यादातर नजर जॉर्ज की ही भेड़ों पर रहती है। हैम, जो कि एक कसाई है पर जॉर्ज उसे पसंद नहीं करता। बेथ, जो कि एक होटल की मालकिन है पर वो जॉर्ज को पसंद नहीं करती। टिम, एक ऐसा निकम्मा पुलिस वाला जिसने आज तक कोई केस सॉल्व नहीं किया, पर एक तरह से देखा जाए तो आज तक इस टाउन में किसी तरह का कोई केस आया भी नहीं है। और सबसे अंत में पादरी, जिसका जॉर्ज के साथ कुछ तो सीन है, पर इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो चर्च में आता है और एक बड़ी सी डोनेशन देके सबको हैरान कर देता है और वापस चला जाता है। जॉर्ज रेबेका को आने वाले समय में मिलने के लिए कहते हुए लेटर को लिखना बंद करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैलब जॉर्ज से मिलने आता है, पर जॉर्ज उससे झगड़ा करके उसे वहां से जाने के लिए कह देता है, क्योंकि शायद वो जॉर्ज की भेड़ों को खरीदना चाहता था। फिर हमें टाउन में होटल में दिखाया जाता है कि बेथ के पास वहाँ की डाकी आई है और वो उसे बताती है कि जॉर्ज ने किसी को खुशबू वाला लेटर लिखा है। ये सुनकर बेथ को काफ़ी हैरानी होती है और वो चुपके से उसका लेटर निकाल लेती है। इधर हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो टाउन में होने वाले एग्जीबिशन की रिपोर्टिंग करने आया था। उसके हिसाब से बहुत ही बेहतरीन और भव्य एग्जीबिशन होना चाहिए था, पर वो टाउन में आकर जब एग्जीबिशन को देखता है तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड होता है। उसे ऐसा लगता है कि ये पैसा कमाने का अच्छा तरीका है, पर बेथ उससे कहती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, हमने जो कहा था हमने वैसा ही क्रिएट किया है। खैर, रिपोर्टर वहां से नाराज होकर चला जाता है। शाम के समय टाउन में काफी तेज आंधी, बारिश और तूफान जैसा माहौल हो जाता है। सभी भेड़ें डर जाती हैं और वो अपने बुजुर्गों से पूछती हैं कि क्या हम मर जाएंगे, पर उनके बुजुर्ग ये बोलते हैं कि नहीं, भेड़ें मरा नहीं करती, असल में वो बादल बन जाया करती हैं। ये सुन करके बाकी भेड़ों को थोड़ा चैन की सांस मिलती है। इधर रिपोर्टर अपनी एक्सीडेंट हुई गाड़ी को टो करवा के शहर के बाहर जा रहा था, पर तभी वो जॉर्ज के बारे में एक अजीब सी चमक देखता है, पर वो उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं जॉर्ज जमीन पर गिरा पड़ा है। चतुर चाची और मक्खन चाचा उसे हिला डुला कर जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जॉर्ज रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद मक्खन चाचा बताते हैं कि शायद जॉर्ज मर चुका है। ये सुनकर चतुर चाची काफी दुखी होती हैं और उन्हें काफी डर भी लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी बाकी के सारे ग्रुप के सदस्यों को भी ये बात अब जाकर बताती हैं, तो वो भी डर जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि जॉर्ज उनसे बहुत प्यार करता था, उनका बहुत ख्याल रखता था। ये सोच करके ही भेड़ें आपस में काफ़ी डर महसूस करती हैं। जॉर्ज के बिना वो अपने जीवन को सोच भी नहीं सकती थी। मूवी में भेड़ों के पास एक गजब की क्वालिटी दिखाई गई है कि अगर वो किसी इंसिडेंट को भूलना चाहें तो पूरे ग्रुप में एक साथ वो किसी इंसिडेंट को भूल सकती हैं। उन्हें नहीं लगता कि जॉर्ज की इस याद को लेकर के वो ठीक से जिंदा रह पाएंगी, तो वो जॉर्ज को हमेशा के भूलने के लिए प्रक्रिया शुरू करती हैं। पर तभी अचानक बूढ़ा बादशाह को उन्हें रोक देता है और कहता है कि नहीं, जॉर्ज हमारा दोस्त था, हमारा अपना था, वो हमारा ख्याल रखता था, उसने हर कंडीशन में हमारा साथ दिया, उसने हमें कभी धोखा नहीं दिया, उसने हमेशा हमें प्यार दिया, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दोस्त कभी एक दूसरे को नहीं भूलते हैं। बूढ़े बादशाह की इस बात से सभी एग्री करते हैं और जॉर्ज को ना भूलने का प्लान बनाते हैं। खैर, जॉर्ज ज्यादातर इन्हें सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री वाली कहानियां सुनाया करता था नॉवेल से, तो इन्हें लगता है कि शायद जॉर्ज को भी किसी ने मार दिया होगा। ये बात सुनते ही चतुर चाची के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो जॉर्ज हमारा अपना था और उसको जिसने भी मारा होगा हम उसे खोजेंगे और उससे बदला लेंगे या उसे एक्सपोज करेंगे। सुबह बाड़े पर पुलिस आती है, जहां कैलब पहले से ही मौजूद था। वो उसे साइन करवाने आया हुआ था और गाड़ी को दूर पार करके हैम भी भेड़ों की गिनती कर रहा था। इधर चतुर चाची का इन्वेस्टिगेशन अलग ही लेवल पर चल रहा था कि आखिर जॉर्ज बिना हैट और रेनकोट के इतनी बारिश में बाहर क्यों आया।
वो खिड़की के अंदर झांकती है। इधर रिपोर्टर भी वहाँ आ जाता है, पर टिम पहले ही कह देता है कि शायद जॉर्ज को हार्ट अटैक आया था। पर रिपोर्टर अंदर जाकर कार्बाइन में इन्वेस्टिगेशन करने की जिद करता है। कार्बाइन के अंदर 2 ड्रिंक की ग्लासेस रखी हुई थी। इसका मतलब जॉर्ज के साथ कल रात कोई और भी था, पर कौन? चतुर चाची अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि कल जॉर्ज के साथ कोई और भी था। उसने जॉर्ज के ड्रिंक में जहर मिलाया होगा और फिर वो बाहर आ गया होगा। जॉर्ज किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर आया होगा, उससे हाथापाई हुई होगी और उसके हाथ में हरे रंग का कलर लग गया होगा। पर जहर इतना तेज रहा होगा कि जॉर्ज उससे संभाल नहीं पाया होगा और मर गया होगा। एक तरह से देखा जाए तो चतुर चाची ने पूरा केस ही सॉल्व कर दिया था। पर पुलिस वाला तो निकम्मा है, इसलिए चतुर चाची कहती हैं कि इस केस को अब हमें ही सॉल्व करना होगा। पर बाकियों का ये कहना था कि आखिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, आखिर में हैं तो हम भेड़े ही। तभी नन्हा चेतन बाहर आके कहता है कि कल रात उसने जॉर्ज के भूत को देखा था, जिसके अंदर से जॉर्ज की ही स्मेल आ रही थी। पर उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती, पर आगे जरूर आएगी। फिर हम देखते हैं कि टाउन में घंटियां बजाकर सबको बुलाया जा रहा है। भेड़ों का ये मानना था कि शायद जॉर्ज के मरने की खबर टाउन के सभी लोगों को देने के लिए ये घंटी बजाई जा रही है। भेड़ों को ऐसा लगता है कि यहाँ खड़े खड़े तो कुछ पता चलने वाला नहीं है, हमें भी टाउन जा करके पता करना होगा और नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी जॉर्ज के बारे में। यही सोचकर मक्खन चाचा, चतुर चाची और बूढ़ा बादशाह टाउन के लिए निकल जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके वो सड़क को पार करते हैं। सड़क पार करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। वो टाउन पहुंचते हैं और एक पत्थर के पीछे खड़े होकर सारी बातें सुनने लगते हैं, जिसमें टिम बता रहा था कि जॉर्ज को पॉइजन दे के मारा गया है और वो पॉइजन हमारे ही शहर में उगने वाले बेरी के पेड़ से निकलता है। ये सुन के टाउन वाले घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे ही टाउन के किसी व्यक्ति ने जॉर्ज को मारा होगा। पर तभी अचानक एंट्री होती है रेबेका की, जो अपने वकील के साथ आई थी। जी हाँ, रेबेका वही है जिसे मूवी की शुरुआत में जॉर्ज ने लेटर लिखा था। रेबेका जॉर्ज की बेटी थी। रेबेका की वकील बताती है कि उसके पास जॉर्ज की वसीयत है। कुछ खास लोगों को लेकर टिम कल होटल में पहुंच जाए ताकि जॉर्ज की वसीयत को सभी के सामने पढ़ा जा सके। खैर, अकेले में टिम को वकील ने बताया, अमेरिका से कल रात ही रेबेका यहाँ आई है और कल रात ही जॉर्ज का खून हुआ। क्या तुम्हें इन दोनों बातों में कोई समानता नजर आती है? और यही क्वेश्चन मार्क छोड़ करके टिम के पास वकील वहां से चली जाती है। चतुर चाची को पहले से ही शक था कि वसीयत में शायद कोई ऐसी जानकारी छुपी हो जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके, इसलिए वो अपनी पलटन को लेकर के उस जगह पहुंच जाती हैं जहां वसीयत पढ़ी जाने वाली थी, यानी कि होटल में, जहां पहले से ही मौजूद थे रेबेका, कैलब, हैम, बेथ, टिम, पादरी और साथ में वो रिपोर्टर जो उस स्टोरी को कवर कर रहा था। टिम रेबेका से कहता है कि तुम तो कल ही आई हो और कल ही हुआ है जॉर्ज का खून। पर रेबेका कहती है कि नहीं, मैं कल आई तो थी पर मैं अपने पिता से मिलने नहीं गई। खैर, इसी बीच अचानक से वकील कमरे में आती है और रिपोर्टर के बारे में पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं इस स्टोरी को कवर कर रहा हूँ और मेरा नाम एलियट मैथ्यू है। खैर, वकील को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे बाहर निकाल देती है। खैर, वकील वसीयत निकालती है और फ़ोन करती है जॉर्ज के लड़के को, जो इस वक्त साउथ अफ्रीका में था। वो सबको एक साथ बताती है कि जॉर्ज ने 3 महीने पहले एक वसीयत बनाई थी, पर आज से ठीक 3 दिन पहले उसने एक नई वसीयत बनाई। दोनों में फ़र्क है, पर बाद वाली वसीयत ही मानी जाएगी। बाद वाली वसीयत में जॉर्ज ने अपनी 3 एकड़ की ज़मीन जो कैलब के पास है, वसीयत में उसे अपने बेटे के नाम पे किया है और अपनी खुद की ज़मीन जहाँ पे वो अपनी भेड़ों को पालता है, वो अपनी बेटी रेबेका के नाम पे करता है। इसके साथ ही दवाई का वो पेटेंट जो जॉर्ज ने एक ऑर्गेनिक कंपनी को बेचा है, उसका सारा पैसा वो रेबेका के नाम करता है, जिसकी कुल राशि $30 मिलियन है। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं कि आखिर में इतनी बड़ी रकम उसके पास कहाँ से आई। असल में दोनों वसीयत में सिर्फ इतना सा अंतर था कि जो संपत्ति इस वक्त रेबेका के नाम पे की गई है, वो पिछली बार एक एनिमल चैरिटी फंड के नाम पे कर दी गई थी। असल में जॉर्ज भेड़ों की बीमारी के लिए एक खास तरह की दवाई बनाया था जिसका नाम था ऑफ, जो वाकई कारगर थी और इसे एक ऑर्गेनिक फैक्ट्री ने खरीद लिया था, जिसके पेटेंट में उसे मिले थे $30 मिलियन। इधर मक्खन चाचा का मुंह दड़बे में फंस गया था, जिसे निकालने के चक्कर में ऊपर टंगी हुई तौलिया उनके मुंह पे आके गिर जाती है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और वो अंधाधुंध भागना शुरू करते हैं। वो घुस जाते हैं होटल के उस कमरे में जहाँ पे ऑलरेडी वसीयत पढ़ी जा रही थी। चारों तरफ उठापटक, दौड़ भाग, उछल कूद की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। टीम किसी तरह से सिचुएशन को संभालता है और भेड़ें फिर वहाँ से चली जाती हैं। हम देखते हैं कि सबके जाने के बाद टीम और रिपोर्टर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। रिपोर्टर कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, क्यों ना हम दोनों एक साथ मिल जाएं तो शायद हम कातिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। टीम को एक अवसर दिखाई देता है कि शायद इसी बहाने उसे अपनी पुलिसिंग करने का एक मौका मिल जाएगा
और वो रिपोर्टर के साथ हाथ मिला लेता है। खैर, भेड़ें अपने बाड़े में आकर इस बात की चर्चा करती हैं कि आखिर का कत्ल किसने किया है। सब पूछते हैं कि आखिर चतुर चाची तुम इस केस को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रही हो? ऐसे तो तुम नॉवल में पढ़ी जाने वाली सारी कहानियों के केस सॉल्व कर दिया करती थी। तो चतुर चाची कहती हैं कि असल ज़िंदगी और नॉवल की कहानी में बहुत फ़र्क होता है। पर हाँ, हमें शायद उस किताब से मदद ज़रूर मिल सकती है, तो क्यों ना हम जा कर के उसे ले आएँ और शायद हमें कुछ हेल्प मिल सके। तब तक देखते हैं कि रेबेका वहाँ पे आई हुई है और वो छोटे चेतन को अपनी गोद में लेके खिला रही है। सभी भेड़ों का शक रेबेका के ऊपर जाता है क्योंकि जायदाद में $30 मिलियन रेबेका के नाम पे ही थे और भेड़ें सोचने लगती हैं कि शायद रेबेका ने ही जॉर्ज का खून किया होगा। भेड़ें जॉर्ज के कार्बाइन में जाकर उस बुक को ढूंढ लेती हैं और जाती हैं टिम के पास और दरवाजे के पास ही उसे रख के चली जाती हैं। टिम बाहर आता है और भेड़ों को देखता है। उसके बाद वो उस बुक को लेकर अंदर चला जाता है। टिम रिपोर्टर से ली गई सारी फोटोग्राफ्स देख करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। भेड़ों को ऐसा लगता है कि शायद इस बुक से टिम को काफ़ी हेल्प मिल सकेगी। टिम ने रात भर नॉवेल पढ़ी और सवेरे इस नतीजे पर पहुंचा कि जिसने भी जॉर्ज का खून किया है उसके पास जरिया, मौका और मकसद होना चाहिए। खैर, रेबेका के पास मकसद था, पर बाकी का भी मकसद हो सकता है, पर शायद इस वक्त टिम को उसके बारे में नहीं पता। ये देखकर भेड़ें काफ़ी खुश होती हैं कि शायद टिम ने एक अच्छी तैयारी की है। फिर टिम निकल जाता है रिपोर्टर के साथ बाकी सब लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन करने, जिसमें वो पूछता है कि बेथ, आखिर तुमने उसकी चिट्ठी क्यों चुराई? बेथ कहती है कि शायद ये डाक विभाग की कोई गलती हो और मुझे अपने राइट्स पता हैं, तो मैं खूनी नहीं हूँ, निकल जाओ यहाँ से। इसी तरह बाकी भी कोई ना कोई बहाना बनाकर टिम को अपने पास से हटा देते हैं। आखिरी में टिम पहुँचता है पादरी के पास और पूछता है कि आखिर तुम्हें जॉर्ज एक बड़ा डोनेशन क्यों देता था। तो पादरी बताता है कि जॉर्ज के 2 बच्चे जिन्हें वो गरीबी की हालत में पाल नहीं सकता था, तो उसे उसने फॉस्टर फैमिली के हवाले कर दिया था। पर अब जबकि जॉर्ज के पास अच्छे खासे पैसे आ चुके थे, तो वो अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, जिसके लिए वो मुझसे मदद मांगता था। पर मैंने उसे पैसे के बदले में जानकारी देने की बात की। उसने मुझे पैसे दिए और ये पैसे मैं चर्च की ही मरम्मत में लगाने वाला था। फिर भी ये सही नहीं था, इसलिए मैंने इस बात को गुप्त रखी। बाकी मेरा जॉर्ज की मौत से कोई भी लेना देना नहीं है। और फिर एक बार शक की सुई जाती है रेबेका की तरफ। टिम मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया है, जिसमें मुझे पता चला है कि तुम एक वक्त पर एक जाने माने क्रिमिनल के साथ थी। तुम लोगों का बैंक अकाउंट भी ज्वाइंट था। तो रेबेका कहती है कि आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसे अपने अफेयर पे अफसोस ना हुआ हो, और ये वजह काफ़ी नहीं है ये कहने के लिए कि मैंने अपने ही डैड का खून किया है। इधर भेड़ें भी ये मान चुकी थी कि रेबेका ही शायद असली खूनी है। वो डिस्कस कर ही रही होती हैं, तभी छोटा चेतन आके बताता है कि नहीं, रेबेका ने खून नहीं किया है क्योंकि वो बहुत प्यारी है और उसके अंदर से जॉर्ज की खुशबू आती है। छोटे चेतन की ये बात सुन करके चतुर चाची सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर ये बात उनसे इससे पहले भी किसी ने कही है। वो सफेदी की चमकार की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि तुमने भी कल मुझसे कहा था रेबेका से जॉर्ज की खुशबू आती है, और आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा था? मुझे बताओ कि आखिर क्या वजह है और क्या तुम मुझसे छुपा रही हो। सफेदी की चमकार घबरा जाती है। सफेदी की चमकार चतुर चाची से कहती है कि जिस रात जॉर्ज का खून हुआ रेबेका यहाँ आई थी। वो यहाँ वहाँ भटक रही थी, तब तक अचानक उसने मुझे देखा और देख के बोली कि तुम कितनी सुंदर हो। फिर उसने प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरा, तभी उसका कंगन जमीन पर आके गिर जाता है, जिसका पता रेबेका को नहीं चलता। सफेदी की चमकार उस कंगन को बार बार देखती है। वो उसे बहुत खूबसूरत लगता है, इसीलिए उसे ढक दी होती है और वो उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कभी नहीं बताया कि रेबेका यहाँ पे आई थी। उसने ही जॉर्ज का खून किया होगा। पर बूढ़ा बादशाह बीच में आता है और कहता है कि नहीं, इस बात से ये साबित नहीं होता कि रेबेका ने अपने पिता का खून किया है। असल में रेबेका भी विंटर में पैदा हुई थी और तुम सबको विंटर में होने वाले किसी भी बच्चे से प्यार नहीं है। तुम नफरत करते हो उनसे। आखिर कितने गिरे हुए हो तुम। छोटा चेतन भी विंटर में पैदा हुआ था, इसलिए बूढ़ा बादशाह कहता है तुम चले जाओ यहाँ से, तुमसे किसी को प्यार नहीं है। अब भेड़ों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो इस कंगन का क्या करें। वो टाउन जाते हैं और टिम की टोपी उठा करके भागना शुरू करते हैं। लेके आते हैं उन्हें अपने बाड़े तक और रख देते हैं कंगन के ऊपर। टिम के टोपी उठाते ही उसे कंगन दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि ये कंगन रेबेका का ही है। अब तो इसमें कोई शक नहीं था, सारी सुइयां रेबेका की तरफ ही घूम गई थी। रेबेका टिम से कहती है कि मैं अपना वकील नहीं रखना चाहती, पर मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि जिस रात डैड का खून हुआ वो यहाँ पर थी। वो उनसे मिलने गई थी और उनसे प्यार भरी बातें की, क्योंकि उसके डैड ने ही उसे लेटर लेकर के यहाँ बुलाया था। उन्होंने मुझसे सेब्स की बहुत सारी बातें की और मुझे उस वसीयत के बारे में बताया जो उन्होंने 3 महीने पहले लिखी थी, जिसमें $30 मिलियन का कोई जिक्र नहीं था। वो खुश थी उस बाड़े को अपनाकर जिसमें उसके पिता की पसंदीदा भेड़ें रहा करती थी। वो खुश थी इस बात से कि उसके पिता ने इस लायक समझा। पर अभी जो वसीयत सामने आई है उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, ना उसे उसके बारे में पता था। मैं अगर ये बोल देती कि जिस रात जॉर्ज का खून हुआ उस रात मैं यहीं पर थी,
तो आखिर कौन इस बात पे भरोसा करता कि मैंने उन्हें नहीं मारा है। खैर, टिम रेबेका की एक नहीं सुनता और उसे लॉकअप में बंद कर देता है। दूर खड़ी होकर चतुर चाची ये सब बातें सुन रही थी और उसे अचानक से रियलाइज होता है कि शायद रेबेका ने अपने डैड का खून नहीं किया है। उसे रेबेका को बचाने के लिए आखिर कुछ तो करना होगा। चतुर चाची अपने बाड़े में पहुंचकर मक्खन चाचा से बात करती हैं कि रेबेका को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या ये अच्छा हुआ? चतुर चाचा कहते हैं कि हाँ, खून उसी ने किया था और अब हमें कैलेब की ही भेड़ों के साथ मिलजुल कर रहना होगा, तो क्यों ना चलो एक ट्रिप मार आए और अपने नए भेड़ साथियों से जाकर मिल लें। चतुर चाची और मक्खन चाचा दोनों निकल पड़ते हैं कैलेब के बाड़े की तरफ। तभी अचानक कुछ भेड़ें सामने आ जाती हैं और उन्हें भागने के लिए कहती हैं। उन्हें पहले तो समझ में नहीं आता, फिर अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है तो वो भागना शुरू करते हैं। वो पहुंचती हैं कैलेब के उस फैक्ट्री में जहां भेड़ों को काटकर मीट के डब्बों में पैक किया जाता था। ये देख के वो काफी हैरान होती हैं कि आखिर भेड़ों के चित्र के ऊपर ऐसी कटिंग्स क्यों बनी है। वो समझ जाती हैं कि उनके साथ क्या किया जाता है। ये देख के वो काफी घबरा जाती हैं और वापस अपने बाड़े की तरफ भागती हैं। कुत्ते उन पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक बूढ़ा बादशाह सामने आ जाता है। उसके और डॉग्स के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है। वो डॉग्स को तो भगा देता है पर खुद बहुत जख्मी हो जाता है। उसके मरने की हालत हो जाती है। चतुर चाची उसके पास आती हैं और कहती हैं, नहीं, तुम मर नहीं सकते, तुम एक बादल बन जाओगे। पर बूढ़ा बादशाह उसे सच्चाई से अवगत कराता है और कहता है कि ऐसा नहीं होता, भेड़ें भी मरती हैं, कोई बादल नहीं बनता। ये सुनकर चतुर चाची काफी दुखी होती हैं और भारी मन से बूढ़े बादशाह को अलविदा कहती हैं। चतुर चाची और मक्खन चाचा दौड़कर बाड़े की तरफ जाते हैं और सभी भेड़ों को इकट्ठा करके बताते हैं कि उनका दोस्त बूढ़ा बादशाह अब नहीं रहा। ये सुनकर भेड़ें काफी दुखी होती हैं और बोलती हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हम सब तो बादल बन जाते हैं। पर चतुर चाची इस बार सच बताती हैं कि कोई बादल नहीं बनता, हम सब भी मरते हैं। ये उन्हें और भी तोड़ के रख देता है। जैसा कि हमने शुरू में देखा, भेड़ें सब कुछ भूल जाया करती हैं। चतुर चाची उन्हें भूलने से बहुत रोकती हैं क्योंकि बूढ़े बादशाह ने उनकी बहुत मदद की थी, उन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझा था। पर आखिरकार भेड़ें उसे भूल ही जाती हैं। ये सब देखकर चतुर चाची और भी ज्यादा दुखी हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब वो कुछ नहीं कर पाएंगी। तभी उसकी यादों से बाहर निकलकर जॉर्ज उसके सामने आता है और कहता है, अक्सर हमें जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शक होता है, असली सुराग हमें उसी से मिलता है। ये सुनते ही चतुर चाची का दिमाग एक बार फिर से डिटेक्टिव मोड में आ जाता है और वो उन सब सारी बातों को याद करने लगती हैं और कड़ियों को जोड़ने लगती हैं जो असली कातिल तक उन्हें पहुंचा सके। उसे याद आता है कि जॉर्ज के हाथ पर हरे रंग का निशान था। तो दोस्तों, इस बार चतुर चाची बिना देर किए नन्हे चेतन के साथ पहुंचती हैं जॉर्ज के कारवाइन के पास और उसका एक पैर नीले घोल में और दूसरा पैर पीले घोल में डालकर सीधे टाउन की तरफ निकल जाती हैं, जहां पर रेबेका को गिरफ्तार करके सेल में डाला गया था। नन्हा चेतन खिड़की से अंदर जाता है और अपने दोनों पैर से एक खास तरह की डिजाइन वो बनाता है, जिसमें एक कलर पीला था और दूसरा कलर नीला, और फिर वो उसी खिड़की से बाहर चला जाता है। रेबेका को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अगले दिन सुबह जब टिम पुलिस स्टेशन आता है तो वो देखता है कि सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। रेबेका से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। रेबेका बताती है कि ये सब एक छोटी सी भेड़ ने किया, और हैरानी की बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, उसे एक दूसरी भेड़ इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी। टिम को कुछ समझ में नहीं आता और कलर साफ करने के चक्कर में वो अपना हाथ एक ऐसी जगह पर रख देता है जहाँ पीला और नीला रंग एक साथ था, और जैसे ही वो अपने हाथ की तरफ देखता है उसके हाथ में हरा कलर लग चुका था। हम देखते हैं टीम रेबेका को अमेरिकन पुलिस को हैंडओवर करने वाला है। सारे टाउन के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते हैं और भेड़ें भी वहां पे आ जाती हैं। टीम अमेरिकन पुलिस को हैंडओवर करने के लिए पेपर्स पे साइन भी कर देता है, लेकिन तभी अचानक उसे अपने हाथ में लगा हुआ हरा कलर दिखाई देता है, जो ग्रीन और येलो के आपस में मिल जाने के कारण बना था। अचानक वो पुलिस को रुकने के लिए कहता है, जैसे उसने केस को सॉल्व कर लिया हो और अब जानने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो बोलता है रेबेका ने कुछ नहीं किया है, असल में ये असली कातिल नहीं है, रेबेका तो खुद एक विक्टिम है। जैसे जॉर्ज ने रेबेका को लेटर के जरिए अपनी वसीयत भेजी थी, वैसे ही उसने अपने दूसरे बेटे जो कि साउथ अफ्रीका में रह रहा था उसे भी एक कॉपी भेजी होगी। और जब साउथ अफ्रीका में रहने वाले लड़के को ये पता चला होगा कि जॉर्ज अपनी इतनी बड़ी संपत्ति एनिमल ट्रस्ट को देने वाला है, तो उसके मन में लालच आया होगा। ये माना कि जिस दिन जॉर्ज की हत्या हुई उस दिन उसकी बेटी रेबेका वहां उससे मिलने आई थी, पर वहां वो उससे मिलकर चली गई। पर उसके जाने के बाद भी कोई आया था, यानी कि जॉर्ज का वो बेटा जो साउथ अफ्रीका में रह रहा था। वो उस तूफानी रात में रेबेका के जाने के बाद जॉर्ज से मिलने आया। उसने जॉर्ज के ड्रिंक में जहर मिलाया, हाथापाई की। जॉर्ज के हाथ में पहले से ही दवाई के कारण नीला रंग लगा हुआ था। हाथापाई के दौरान किसी ने जल्दीबाजी में यहाँ आने से पहले अपने बालों को कलर कराया था, ताकि वो जॉर्ज के बेटे की जैसा या अपनी बहन के जैसा ना दिखे। पर सस्ते डाई के कारण पानी में वो घुलने लगी। जॉर्ज ने हाथापाई के दौरान उसके बालों को पकड़ा होगा, नीला और पीला कलर मिलकर ग्रीन बन गया होगा, और ये वही कलर था जो जॉर्ज के हाथों पर मरते वक्त लगा हुआ था। और होटल के कमरे की उस तकिया के ऊपर भी। इसका मतलब ये है दक्षिण अफ्रीका से जॉर्ज का बेटा आता है, जॉर्ज से मिलता है,
हाथापाई के दौरान जॉर्ज के हाथ में लगा हुआ नीला कलर पीले कलर के साथ मिलकर ग्रीन हो जाता है। पर सवाल यह है कि आखिर जॉर्ज का बेटा यहाँ पे है तो वो कौन है? और वो कोई और नहीं बल्कि वो रिपोर्टर है जिसे एक मौके की तलाश थी यहाँ पर आने की, और टाउन में लगने वाले एग्जीबिशन से बेहतर उसे और कोई दूसरा मौका नहीं मिल सकता था। वो यहाँ रिपोर्टिंग करने के बहाने आया और जाने के नाम पे अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा के यहीं ठहर गया। उसे ये पता था कि जब जॉर्ज की वसीयत पढ़ी जाएगी तो उसे उस कमरे से बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसा कि होता भी है। और कमरे के बाहर जाकर जब वकील साउथ अफ्रीका में रहने वाले जॉर्ज के बेटे को फोन करती है तो असल में वो तो इस टाउन में ही था, और दूसरे कमरे में जाके वो फोन रिसीव करके पूरी वसीयत को सुनता है और रिप्लाई करता है। असल में पीटर ने बहुत अच्छी चाल चली थी। वसीयत बदली गई थी जिसकी वजह से रेबेका को इतने सारे पैसे मिल रहे थे, तो अगर वो जॉर्ज को मार देता तो सारा शक रेबेका के ऊपर आ जाता। जॉर्ज की वसीयत के अनुसार सारे पैसे रेबेका को मिलने वाले थे, पर वो रेबेका को मार के वो पैसे अपने नाम नहीं करवा सकता था, इसलिए उसने जॉर्ज को मारा ताकि सबका शक रेबेका के ऊपर ही जाए। और जब रेबेका जेल चली जाए तो ऑटोमेटिक ही सारे पैसे पीटर के हो जाएंगे। पीटर इस बात को मानने से इनकार करता है, पर टिम पीटर के कॉलर के ऊपर से एक बाल उठा लेता है और कहता है इस बाल से डीएनए प्रूफ मिल जाएगा कि तुम जॉर्ज के ही बेटे हो। ये सुन के पीटर काफी घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। टाउन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि टिम ने केस को सॉल्व कर दिया था। बाकी की भीड़ें भी वहां आ गई होती हैं और तोड़फोड़ के पास एक अच्छा मकसद था, किसी जगह पर टक्कर मारने का। पीटर जैसे ही गाड़ी में बैठता है, तोड़फोड़ मिलकर एक जोरदार टक्कर उसकी गाड़ी पर मारते हैं और उसे रुकने पर मजबूर कर देते हैं। अमेरिकन पुलिस पीटर को उठा ले जाती है और इस तरह से टिम पूरे केस को सॉल्व कर देता है। भीड़ें बहुत खुश होती हैं और साथ ही टिम भी खुश होता है क्योंकि उसने पहली बार कोई केस सॉल्व किया था। पर कहीं ना कहीं टिम इस बात को जानता था कि जब भी उसे कोई सुराग मिला है तो हमेशा भीड़ें उसके आसपास ही रही हैं। वो इस बात को जानता है कि अगर इन भीड़ों ने कोशिश नहीं की होती, उसकी हेल्प नहीं की होती, तो वो कभी भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाता। वो उन्हें सैल्यूट करता है और भीड़ें फिर से अपने बाड़े की तरफ वापस चली जाती हैं। रेबेका होटल की मालकिन के पास जाती है और उससे पूछती है कि आपने मेरे डैड का लेटर क्यों रख लिया था। तो बेथ बताती है कि मैं तुम्हारे डैड से प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि वो किसी को सेंटेड लेटर भेज रहे हैं तो उसे जलन हो गई थी और इसी वजह से उसने जॉर्ज का वो लेटर रख लिया था। खैर रेबेका समझ जाती है कि बेथ उनके डैड से प्यार करती थी और वहां से चली जाती है। रेबेका अपने पिता के फार्म पे वापस जाती है और कैलब के पास जो भेड़ें थी उन्हें भी अपनी ही भेड़ों के बाड़े में ले आकर सबका एक साथ ख्याल रखती है। भेड़ों को नए दोस्त मिल जाते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। अब भेड़ों ने विंटर में पैदा हुए छोटे चेतन को भी अपना लिया था और वो समझ गए थे कि हर सिप अपने आप में बहुत खास होती है। अपने डैड की तरह रेबेका भी उन्हें मर्डर मिस्ट्री के नॉवेल्स पढ़ के सुनाया करती है। रेबेका भी जॉर्ज की तरह भेड़ों से बहुत प्यार करती थी। उसे अपनी जिंदगी से प्यार है और इन सिप से भी। और इस तरह से एक प्यारी सी खूबसूरत मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब मी फ्रेंड्स, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशंस लाता रहूं।